भाई आजकल ना ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन ये इंडस्ट्री हो गई, रियल्टी सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सेक्टर काफी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। भाई एक और कंपनी का नाम है ईपैक प्रीफैब। भाई इस कंपनी के आईपीओ एनालिसिस करने वाले हैं। जितने आईपीओ आ रहे हैं मैं सबके डिटेल्ड एनालिसिस बनाता जा रहा हूं, पीयर कंपैरिजन बनाता जा रहा हूं कि भाई अप्लाई करना है नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स, प्राइस बैंड क्या है, फिर उसके बाद किन वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो, फाइनेंशियल्स क्या है, क्या अभी तक एंकर इन्वेस्टर जो आए हैं कैसे हैं, पीयर कंपैरिजन के हिसाब से कैसा लेकर आए हो, ऑर्डर बुक कैसी है, और फिर फाइनल वर्डिक्ट अप्लाई करना या फिर नहीं करना है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। 4 आईपीओ जो भाई 25 को क्लोज हो रहे हैं उनके एनालिसिस डाले, कंपैरिजन डाला, सोलर वर्ल्ड, आनंद राठी, ये 4 आईपीओ जो क्लोज हो चुके हैं इनके एनालिसिस डाले थे। HB1 बीजा, शेषशाही, डेटा सेंटर, जारो, सबके एनालिसिस डाले हैं। एक बार जरा फटाफट से आपको आईपीओ टेबल दिखा देता हूं, कुछ ऐसी लगती है। आनंद राठी, जारो, शेषशाही, अब ये 25 तारीख को थे, फिर यहां तक के हमने एनालिसिस डाल दिए। तो अब बारी है ईपैक की, फिर उसके बाद में बीएमडब्ल्यू वेंचर्स, जेन, ट्रोल्ट, इन सब के एनालिसिस भी यहां पर डालने वाला हूं। शुरू करते हैं ईपैक के साथ। कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड 1999, ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी लिमिटेड engaged in turnkey pre-engineered steel buildings and prefabricated structures। अब देखिए यहां पर इसी वजह से नाम आया है इनका, प्रीफैब्रिकेटेड से इन्होंने लिया है प्रीफैब। अब कहते हैं जी प्री इंजीनियर्ड क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं। सपोज करते हैं कि कहीं पर एक हैवी ट्रैफिक वाली जगह है जहां पर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है या कोई फ्लाईओवर बनाना है, फुट ओवर ब्रिज या कुछ भी बनाना है। अब भाई वहां पर आपको पिलर्स वगैरह खड़े करने पड़ेंगे, ट्रैफिक जाम अच्छा खासा लग जाएगा जब तक आप बनाओगे। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले ही उसके सारे डायमेंशन ये वो सब इंजीनियरिंग कर लेते हैं। जितना स्ट्रक्चर है 90-80% उसको पहले ही फैक्ट्री वगैरह में तैयार कर लेते हैं, वहां लाकर उसको तसल्ली से असेंबल कर देते हैं ताकि भाई ट्रैफिक ना लगे, डाइवर्जेंस वगैरह ना करने पड़े, काम में प्रॉब्लम वगैरह ना आए। फटाफट से सब रेडी है, ले गए और उसे इंजीनियर्ड वगैरह कर दिया। फिर उसके बाद कहते हैं प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स, फैब्रिकेटेड डिजाइन स्ट्रक्चर्स हो गए, हैंडलिंग डिजाइन, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन फॉर इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल सेक्टर्स वगैरह भी है। ये हो गया इनका एक वर्टिकल। फिर उसके बाद कहते हैं जी इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स ईपीएस थर्माकोल ब्लॉक्स, शीट्स, shaped packing items for insulation and packing solutions serving packing and construction industries। अब देखिए सपोज करते हैं आपको कोई आइसक्रीम वगैरह हो गया या कई बार मेडिसिन वगैरह होती हैं, राइट, उनको आप ऐसा तो लेकर जाओगे नहीं। कई मेडिसिन ऐसी होती है भैया जहां पर उनको टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ता है। अब सपोज करो उसको दिल्ली से लेकर आप जा रहे हो मुंबई या चेन्नई की तरफ, तो साथ में फ्रिज तो लेकर नहीं जाओगे, वो जाती है थर्माकोल बॉक्सेस वगैरह में। तो कहते हैं जी हमारा सेकंड वर्टिकल जो है वो ये थर्माकोल बॉक्सेस वगैरह का भी है। फिर उसके बाद कहते हैं एज ऑफ 31 मार्च 2025 द कंपनीज टोटल कैपेसिटी एट इट्स 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन ग्रेटर नोएडा, बराबर में भाई गाजियाबाद में, ये नोएडा में, गिलौत हो गया, और मंबट्टू इज 1.26 लाख मेट्रिक टन पर एनम प्री इंजीनियर्ड कैपेसिटी है इनकी। और उसके बाद कहते हैं 5.1 लाख, 5 लाख से ज्यादा स्क्वायर मीटर ऑफ सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स हैं। एडिशनली दे हैव 3 डिजाइन सेंटर्स इन नोएडा, हैदराबाद एंड विशाखापट्टनम। चलिए सर्विस में क्या क्या, प्रोडक्ट्स में क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। कहते हैं प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग्स हो गई, फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स हो गए, लाइट गॉज स्टील फ्रेमिंग हो गए, सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स हो गए, और स्टैंडर्ड मॉड्यूलर सॉल्यूशंस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। जिसमें कहते हैं जी हमारे पास 849 परमानेंट स्टाफ है, और भाई जब जरूरत पड़ती है तो कॉन्ट्रैक्टेड लेबर या वेजेस वगैरह वालों को हम लोग बुला लेते हैं। एज ऑफ नाउ देख के तो अच्छा लग रहा है भाई, क्यों, नंबर 1 इंडस्ट्री एक अच्छे खासे रेट से ग्रो कर रही है। ईपीसी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रियल्टी सेक्टर वगैरह हो गया। भाई धीरे धीरे जैसे बिल्डिंग्स बनती जाएंगी, फ्लाईओवर वगैरह बनते जाएंगे, फुट ओवर ब्रिजेस वगैरह हो गए, भैया यहां पर इनके सेक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए आते हैं नेक्स्ट डेट के ऊपर कि नेक्स्ट डेट में क्या क्या है इनके पास, डेट्स की बात कर लेते हैं। कहते हैं आईपीओ ओपन होगा 24 तारीख को, आईपीओ क्लोज होगा 26 तारीख को, फिर उसके बाद अलॉटमेंट आएगी 29 को, फिर 30th को यहाँ पर रिफंड्स और शेयर्स, और 1 अक्टूबर को स्टॉक
लिस्ट होने वाला है। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो कहते हैं जी देखिए 2 रुपीज फेस वैल्यू है, 194 से 204 का एक बंडल हमने प्राइस बैंड रखा है। जितने भी लोग 203, 203.9 या फिर 204 पॉइंट समथिंग पॉइंट 1 डाल दिया या 194 डाल दिया, ये सबकी बिड कैंसिल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। जो लोग बोलते हैं ना कि हमें अलॉटमेंट नहीं मिलती, जब आप फालतू के रैंडम बिड्स डालोगे नहीं मिलेंगे। क्या डालना है, या तो 204 डालना है या कट ऑफ। कहते हैं 73 शेयर्स का एक बंडल है। इशू साइज की बात करते हैं तो कहते हैं जी 504 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू है 300 करोड़ का, यानी कि 60% के आसपास, और ऑफर फॉर सेल है 204 करोड़ के आसपास। ये हो गया नियरली 40% के आसपास, काइंड ऑफ अ बैलेंस सिचुएशन। उसके बाद चलते हैं जरा भाई, अभी तक कहते हैं जी क्यूआईबी वगैरह से पूरा उठा लिया है। क्यूआईबी को दिया है 50, एचएनआई को 15, रिटेल वालों को 35। तो हमारी कैटेगरी कौन सी फिक्स हो गई 35, ताकि हम अपने अलॉटमेंट के चांसेस एक बारी को बढ़ा सकें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, बट एक एक प्राइस बैंड रह गया हमारा और हमारी प्रमोटर होल्डिंग्स रह गई। फट कहते हैं रिटेल वालों को एक लॉट मिलेगा 14,892 का। अगर आपको ज्यादा लॉट चाहिए तो आप स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई कैटेगरी भी स्विच कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूं इन कैटेगरीज में कोई लॉक इन नहीं रहता है। देखिए क्यूआईबी में कोई लॉक इन नहीं रहता, एचएनआई में नहीं रहता, रिटेल में नहीं रहता। एंकर इन्वेस्टर जो होते हैं म्यूचुअल फंड वाले, उनके लिए ही लॉक इन है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रमोटर की बात करते हैं। कहते हैं जी यहां पर द कंपनीज प्रमोटर आर संजय सिंघानिया। अब देखिए संजय सिंघानिया जो है, जब आप गूगल पर जाके लिखेंगे तो उनके पास ऑलरेडी 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। फिर आ गया अजय डीडी सिंघानिया, बजरंग बोथरा, लक्ष्मी पैट बोथरा, निखिल बोथरा, जिसमें कहते हैं 87% होल्डिंग हमारे पास एज ऑफ नाउ है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, एक काम करते हैं। कहते हैं जी एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट ऑलरेडी हो चुका है, तो एक यहां पर एंकर इन्वेस्टर से इन्होंने 151 करोड़ के आसपास ऑलरेडी रेस कर लिए। हम लोग गए जरा इनके एंकर इन्वेस्टर वगैरह चेक करने, तो ये आ गई एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट। एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट चेक करते हैं तो कहते हैं जी व्हाइट ओक कैपिटल अपॉर्चुनिटीज ने यहां पर 13% लिया, व्हाइट ओक कैपिटल फ्लेक्सी फंड ने 8%, व्हाइट ओक व्हाइट ओक व्हाइट ओक व्हाइट ओक, भाई साहब व्हाइट ओक ने एक अच्छा खासा फंड यहां पर डाला है। फिर उसके बाद कहते हैं जी 361 फ्लेक्सी कैप ने डाला, एल मेलवर ने डाला, एलसी फैरोस ने भी यहां पर फंड वगैरह डाला है। और क्या क्या नाम सामने आ रहे हैं। फिर उसके बाद नुवामा हो गया, अशिका ग्लोबल हो गया, सिटी ग्रुप हो गया, फिन एवेन्यू हो गया, समीक्षा, और अरे मॉर्गन स्टेनली भी यहां पर सामने आ गया, जिनको कंबाइंडली टोटल 74 लाख शेयर्स यहां पर हम लोगों ने इशू करे हैं 1.51 करोड़ रुपीस के लिए। चलिए एंकर इन्वेस्टर लिस्ट तो काफी अच्छी लग रही है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि भाई बताइए कितना कमाया कितना गवाया, ये सब भी, और कुछ चीजें जो मैंने आरएचपी में नोट करी वो भी मैं आपके साथ बढ़िया सी चीजें जरा शेयर करने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जरा पहले फाइनेंशियल्स पे नजर मारेंगे। कहते हैं एसेट से 432 करोड़ के, ये ऑलमोस्ट 50% बढ़ के हो गए 613 करोड़ के आसपास। अगेन 50% बढ़ के हो गए 931 करोड़ के आसपास। यानी यहां से एसेट्स 2x से भी ज्यादा हो गए, 432 से 931 के आसपास। एसेट्स में एक अच्छी ग्रोथ। इनकम की बात करें, कहते हैं जी 660 करोड़ था, ये 50% बढ़ के हो गया 906 करोड़ के आसपास। और अब की बार भी नियरली नॉट 200-250 करोड़ से बढ़ा, तो ये ऑलमोस्ट 80% ग्रोथ मिली इनकम में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कहते हैं जी 660 करोड़ पे 23.97, ऑलमोस्ट 24 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो 3.5% के आसपास पैट मार्जिन, 3.5 3.7 के आसपास हो गए। फिर कहते हैं जी प्रॉफिट हमारा डबल हो गया, 2300 ऑलमोस्ट 43 करोड़ के आसपास हो गया। तो हमारे पैट मार्जिन यहां पर 4.5%, 4.5 4.7 के आसपास हो गए। और अब हमारा प्रॉफिट 23 से 59 यानी 2.5x के आसपास हो गया। हमारे पैट मार्जिन 5.5 हो गए। 3.5 से 4.5, 4.5 से 5.5, धीरे धीरे 6.5 7 8 10% तक नेक्स्ट 4-5 ईयर्स डाउन द लाइन में जा सकते हैं। रिजर्व्स की बात करें, कहते हैं जी 122 करोड़, जिससे 165 करोड़ हो गए और ऑलमोस्ट डबल हो गया 337 के आसपास।
बोरोइंग्स की बात करें 105 करोड़, 145 करोड़, 210 करोड़। देखिए बोरोइंग्स थोड़ी सी बड़ी है, बट एक अच्छी बात है कि ये डेट टू इक्विटी रेशियो अभी भी 1:2 के अंडर है, यानी कि कंट्रोल वगैरह में है। अब यहां पर एक चीज जो मैंने आरएचपी में नोट करी कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इनके पैट मार्जिन। अब मैं आपको एक बढ़िया सी चीज दिखाता हूं। ये तो हो गई इनकी एंकर लिस्ट, ये आ गए इनकी ऑर्डर बुक वगैरह। देखिए ऑर्डर बुक से ना कंपनी का एक आइडिया ये लग जाता है कि कंपनी पे कितने लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। अब ये चीज ऐसी तो है नहीं कि जो 2 मिनट में बना के तैयार कर दोगे, मैगी का पैकेट थोड़ी है, फाड़ा बन गई मैगी, 2 मिनट्स मैगी नूडल्स नहीं भैया। कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप हो जिसमें टाइम लगता है। अब टाइम लगता है भाई, धीरे धीरे इनकी साइकिल रोटेट होगी। जैसे कि यहां पर क्या बोलते हैं जरा समझिएगा, फिस्कल ईयर 2023, 24, 2025। अब यहां पर क्या बोलते हैं देखिए, रुपीज इन मिलियन है, यानी कि 704 करोड़ की थी, उसके बाद ये हो गई 944 करोड़ की, और अब की बार हो गई 1200 करोड़ की ऑर्डर बुक, जिसमें से पेंडिंग कितना है वो नीचे वाला नंबर है, प्री फैब बिजनेस ऑर्डर बुक पेंडिंग, ये पेंडिंग पार्ट है। क्या कहते हैं, जिसमें से पहले साल हमारा 448 करोड़ के आसपास पेंडिंग था, फिर ये हो गया 630 करोड़ के आसपास, और अब 916 करोड़, ऑलमोस्ट 900 से 916 करोड़ के आसपास ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब यहां पर दिखाने का मतलब क्या था वो समझाता हूं। देखिए जब आप 916 और राउंड ऑफ में कैलकुलेशन के लिए लेते हैं 900 करोड़ के आसपास का ऑर्डर फुलफिल करोगे, तब आपकी इनकम कितनी बढ़ेगी, पैट कितना बढ़ेगा, और पैट मार्जिन कितने बढ़ जाएंगे। जो मैं कह रहा था 3.5 से 4.5, 4.5 से 5.5, भाई धीरे धीरे 7-8% तक भी पैट मार्जिन अपने लेकर जा सकते हैं। कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज पे चलेंगे, फिर उसके बाद और आरएचपी में मैंने क्या नोट करा वो भी एक दो चीजें दिखाता हूं बढ़िया, जिनको पढ़ के मैं खुद शॉक हुआ। पीयर कंपैरिजन से पहले रेशियोज कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 22 के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23 के आसपास है, डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.15 के आसपास है, जो हमने कहा भाई 1:2, 1:3। फिर उसके बाद पैट मार्जिन 5.5% के आसपास, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.36 के आसपास है। नेक्स्ट पॉइंट पर जरा कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बाद ईपीएस की बात कर लेते हैं। कहते हैं जी 6.92 है, बाद में रहेगा 5.91, ऑलमोस्ट 6 के आसपास। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29 और 34 के पास में है। अब देखिए यहां पर भी एक कैच क्या आ रहा है, जैसे ही पैट बढ़ेगा तो उससे क्या बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा। जैसे ही ईपीएस बढ़ेगा तो ये पी रेशियो 29 के आसपास है। ऑर्डर बुक जो 900 करोड़ की कन्वर्ट होती है तो ये पी रेशियो ऑटोमेटिकली 25, 20, 21, 22 की रेंज में आ जाना चाहिए एज पर माय कैलकुलेशन वगैरह। पीयर कंपैरिजन में देखते हैं भाई कौन कौन सामने है। कहते हैं जी ईपैक, पेन्नार, एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, इंटरआर्क और बियर्ड सेल हो गया। अब देखिए एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लॉस 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 -300 के रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, तो भाई ये कंपनी हो गई लॉस मेकिंग, हम एवरेस्ट इंडस्ट्रीज को हटा ही देते हैं। ईपैक की बात करें, कहते हैं जी हमारा 7.65 का ईपीएस है, पेन्नार का 8 के आसपास है, इंटरआर्क का 68 के आसपास है, और बियर्ड सेल का सिर्फ 2 पॉइंट के आसपास है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कहती थी पी रेशियो तो हमारा 29 के आसपास, इसका है 27, इसका है 30, इसका है 30, यानी पी रेशियो तो बिल्कुल बैलेंस नजर आ रहा है। बाकी का भी 30, 28, 28, 30 के आसपास है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो कहते हैं जी हमारा 23 के आसपास है, बाकी का 12, 18, 12 के आसपास है। सबसे लीडिंग में हम लोग रिटर्न ऑन नेटवर्थ के आसपास। प्राइस टू बुक वैल्यू में कहते हैं जी हमारा 9 है, इनका 3, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि लॉस मेकिंग था। इनका है 4, इनका है 1 के आसपास। तो पी रेशियो बैलेंस्ड है, प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा ऊपर है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए हम आते हैं जरा इसके पैसा किस किस लिए उठा रहे हैं, बट उससे पहले एक जो चीज मैंने पढ़ी और भाई साहब इसको पढ़ के मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। अब भाई एक बढ़िया सी लाइन क्या पड़ी यहां पर, वी हैव बीन अवॉर्डेड सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस फ्रॉम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट इरेक्शन ऑफ प्री इंजीनियर्ड फैक्ट्री बिल्डिंग एट मम्बट्टू। कहते भाई हमें फास्टेस्ट मिला था जब मैंने इसके बारे में पढ़ा। कहते और अगर आपको पढ़ना है तो पेज 329 पे जा सकते हैं। भाई साहब 6 दिनों में 150 आवर्स में 1.5 लाख स्क्वायर फीट की यहां पर इन्होंने एक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनाकर खड़ी कर दी, जिसके लिए भाई इनका गोल्डन रिकॉर्ड्स में भी नाम आ गया। तो भाई एक चीज तो क्लियर है कि भाई जिस स्पीड से ये बिल्डिंग बनाकर लाते और फिर खड़ी कर देते, ले भाई खटाक।
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज के बाद देखते हैं पैसा किस लिए उठा रहे हैं, फिर फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पर आएंगे कि भाई हमारा फाइनल वर्डिक्ट वगैरह क्या बोलता है। Financing the capital expenditure requirement for setting up a new manufacturing facility at Gilloth, गिलौत में ऑलरेडी इनका था, जिसमें कहते हैं कंटिन्यूस सैंडविच इंसुलेटेड पैनल्स, मतलब ऑटोमेटिकली बैक टू बैक बनते रहे, बीच में ब्रेक ना देना पड़े, जिसमें हम 102.9 ऑलमोस्ट 103 करोड़ रुपए लगाने वाले हैं। Financing the capital expenditure toward expansion of existing facility at Mambattu यूनिट 4 जो है इनका, उसमें और लगाने वाले हैं, जिसमें 58 करोड़ रुपीस लगाएंगे। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट बोरोइंग्स की करेंगे 70 करोड़ रुपए के आसपास। अब एक और चीज समझते हैं, ये चीज मैंने बाकी आईपीओ में भी एक्सप्लेन करी है। देखिए अभी इनका 210 करोड़ रुपए के आसपास डेट है, 70 करोड़ से रिड्यूस करके हो जाएगा 140 करोड़। अभी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो कुछ 21-22 10% मान लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, 21 से लेकर 25 करोड़ के आसपास। यहां पर 7 से 10 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट तो बचेगा ही बचेगा, वो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे पैट मार्जिन आपके बढ़ जाएंगे, जो मैं बात कर रहा था 5.5 से 7-8% के आसपास पैट मार्जिन इनके बन जाने चाहिए। फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं फटाफट से। नंबर 1, सेक्टर अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अच्छा लगा, एसेट्स डबल हुए, इनकम जो है 80% के आसपास ग्रोथ हुई, बट प्रॉफिट जो बढ़ गया भाई साहब वो 2.5x हो गया, जिसकी वजह से मार्जिन एक्सपेंशन हुए। डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा लग रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा लग रहा है। डेट और रिड्यूस करके भैया अपना डेट टू इक्विटी तो बढ़ाएंगे, इंटरेस्ट बचाएंगे, जिससे पैट बढ़ेगा, जिससे ईपीएस बैलेंस्ड होगा और जिससे पी रेशियो स्टेबल वगैरह सारा हो जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म। नंबर 1, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है, डेफिनेटली अप्लाई करना है भैया, कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है जहां पर एसेट्स वगैरह अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, समवॉट अराउंड 30-50 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है। और लिस्टिंग गेन की बात करूं, समवॉट अराउंड 10 to 20% के आसपास लिस्टिंग गेन होने वाले हैं। तो एक दो लॉट अप्लाई करेंगे मल्टीपल डीमैट अकाउंट से, मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, भाई के अकाउंट से, रिटेल कैटेगरी में, ताकि हमारे अलॉटमेंट के चांसेस यहां पर बढ़ जाए। ये थे ईपैक प्रीफैब आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, इंपॉर्टेंट रेशियोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर बुक जो मैं ढूंढ के लाया, डीआरएचपी वगैरह से सारा खंगाला कि भाई क्या चल रहा है, क्या अवार्ड्स मिले हैं, कि भाई 150 घंटों में ही एक बिल्डिंग वगैरह बनाकर खड़ी कर दी। और भी आईपीओ के एनालिसिस आने वाले हैं, जैसे जैसे आईपीओ आते जाएंगे मैं अपना हमेशा की तरह एक फेयर रिव्यू देता रहूंगा। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching the video. Lots of love.